कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और हम क्यूज का सेशन लेके हाजिर है। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कुछ हड़प्पन साइट या आर्कियोलॉजी साइट दिया हुआ है और ये इनका प्लेस दिया हुआ है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश मेरठ के आसपास, जो यमुना रिवर के आसपास है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लोथल, गुजरात में। तो ये भी बिल्कुल सही है कि लोथल गुजरात में है। लोथल जो आर्कियोलॉजी साइट है वो कहाँ पे, गुजरात में है। और ये कहाँ, गल्फ ऑफ खंबत में। जब ऐसे गुजरात का मैप देखेंगे तो ये है गल्फ ऑफ कच्छ है और ये है गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है, तो इसी में है यहाँ पे लोथल। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कालीबागान, हरियाणा में। तो नहीं, ये क्या है, गलत है। कालीबागान कहाँ है, राजस्थान में है और ये कहाँ पे, घग्गर रिवर के आसपास है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। रोपर पंजाब में, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। तो सिंधु घाटी का जो एक हड़प्पन साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, अब ये कहाँ पे, पंजाब पाकिस्तान में है। पंजाब पाकिस्तान में अब ये है। ठीक है, और ये किस रिवर के आसपास है, तो ये है रावी रिवर के आसपास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया था। तो इसका मूल रूप से उपयोग जो उल्लेख किया गया था, ये उपनिषद में किया गया था। और ये अगर हम उपनिषद की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं, 108 है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, मतलब कि अंधकार से लाइट की तरफ जाने का मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ इसका उल्लेख किया गया था, उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो देखिए, कश्मीर में कनिष्क के टाइम में जो कुषाण के राजा हुआ करते थे, उस टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 सेक्ट में बट गया था। एक था हिनैन और एक दूसरा था महायान। हिनैन और महायान दोनों सेक्ट में बट गए थे। और इस टाइम में जो प्रेसिडेंटशिप था, ये थे किसके पास, वसुमित्र के पास। और कुषाण के ही टाइम में एक साका इरा चला था, कब, 78 AD में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य सहित विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी, वे कौन थे। तो देखिए, 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट लाया गया। उसमें 2 इंडियन को भी सदस्य के रूप में मान्यता मिला। तो वो 2 सदस्य जो थे वो कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो ये दोनों सदस्य थे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एक्ट का 1902 में, जो कि कर्जन के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, हैदर अली जो कि मैसूर राज्य से संबंध रखता है और मैसूर के साथ जो अंग्रेज़ का युद्ध हुआ था, टोटल 4 युद्ध हुआ था, जिसमें से हैदर अली का जो मृत्यु हो जाता है 1784 में, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, 1784 में दूसरा एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी मृत्यु होने के बाद मैसूर राज का जो कारभार हो, उसके सन मतलब उसका बेटा जो टीपू सुल्तान है, उसके हाथ में आ जाता है। तो पहला युद्ध जब होता है हैदर अली के साथ, इसमें हैदर अली अंग्रेज से जीत जाते हैं और यहाँ पे एक टीटी साइन होता है, जिसको टीटी ऑफ मद्रास बोलते हैं। इसी के साथ ये पहला युद्ध खत्म होता है। और ये कब से कब चला था पहला युद्ध, तो ये चला था 1769 से। ठीक है, अगर दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें मैंगलोर की संधि पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इसी में मृत्यु हो जाती है हैदर अली का। तीसरा अगर बात करें तो इसमें टीपू सुल्तान हार गए थे अंग्रेज से, और इसमें सिंगेरी पट्टनम का टीटी साइन होता है। और चौथा एंग्लो वार में इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटा हैं, इनका भी इसमें क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में मारा गया था। और टीपू सुल्तान की बात करें जो हैदर अली के बेटे थे, वो चौथा एंग्लो मैसूर वार में मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था। तो देखिए, अफगानिस्तान के प्रति जो एग्रेसिव पॉलिसी जो लाया था, वो लाया था लॉर्ड लिटन के टाइम में। ठीक है, और लॉर्ड लिटन का टाइम क्या था,
76 से 80 के बीच में था, लॉर्ड लिटन के टाइम में। और इस टाइम में हुआ था सेकेंड एंग्लो अफगानिस्तान वार हुआ था। और उस टाइम में अफगानिस्तान का रूलर हुआ करता था शेर खान हुआ करता था। जब इन्होंने लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान में एग्रेसिव पॉलिसी के तहत उसको अपनाना चाहा तो वहाँ पे शेर खान जो है अफगानिस्तान से भाग गए थे। तो याद रखिएगा, एग्रेसिव पॉलिसी जो लाया था अफगानिस्तान के प्रति किसके टाइम में? लॉर्ड लिटन के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी की व्यापक के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार हुआ था? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1848 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भी क्या था? 1848 से लेके 1856 के आसपास इसका कार्यकाल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी का। और इसका सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो सतारा हुआ था 1848 में। ठीक है। अगर हम लोग जयपुर और संबलपुर की बात करें तो ये दोनों 1849 में इसका शिकार हुए थे, व्यापक के सिद्धांत की नीति का शिकार या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार। और अगर हम लोग नागपुर की बात करें तो 1854 में शिकार हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहले शिकार होने वाले कौन से प्रिंसली स्टेट थे? तो वो थे सतारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, याद रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है, क्या हेक्टर मुनरो बक्सर की लड़ाई को लीड किए हुए थे? तो बिल्कुल सही। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अंग्रेज़ की तरफ से जो लीड किए थे वो हेक्टर मुनरो के द्वारा लीड किया गया था। इसमें जो लड़े थे बंगाल का, अवध का और मुगल एम्पायर का कंबाइंड सैनिक लड़े थे ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर के तरफ से जो लीड किए थे आर्मी को वो हेक्टर मुनरो था। ठीक है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। तो देखिए, एंग्लो नेपाल का जो युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम में हुआ था। और ये एंग्लो नेपाल वॉर जो ख़त्म हुआ था वो जो 1816 में एक सुगौली की संधि होती है उस पर जाके एंड हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है। तो ये भी दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है। और लॉर्ड वेलेस्ली चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अब देखिए, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1799 में। ठीक है, चौथा। और इसमें कौन मरे थे? टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे वो मारे गए थे। और ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुआ था। तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा एंग्लो मराठा वार। अब देखिए, थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में ही हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम में हुआ था। और इसका जो कार्यकाल था कब? 1817 से लेके 1819 के आसपास। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध की बात हो रही है। इसमें टीपू सुल्तान की हम लोग बात नहीं करेंगे। एंग्लो मराठा के बीच जो हुआ था वॉर ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो देखिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो बंगाल में आया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा कब? 1772 के आसपास, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम में। ठीक है। और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जब 1757 या फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब बंगाल पूरे कब्जे में आ गया था अंग्रेज़ों को, उसी टाइम में रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर बनाया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के। उसी टाइम में लाया गया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 1765 के टाइम में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और ख़त्म किया गया किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ? तो इसमें जो विजय हुए थे हैदर अली विजय हुए थे पहला एंग्लो मैसूर वॉर में। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का प्रबल विरोध किया? तो देखिए, भारत में जो अंग्रेज़ों का प्रबल विरोध किया वो मुगल थे। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि जब औरंगजेब जब थे मुगल सम्राट तो उस टाइम में कई सारे गवर्नर को इंडिया से खदेड़ के भगा दिया गया था। ठीक है, तो प्रबल विरोध करने वाले कौन थे? वो थे मुगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में जन्मे जर्नल
या हेवन बॉन्ड जनरल के रूप में जाना जाता है। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो पहले गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, उसने जो ब्रिलियंट लीडरशिप निभाए थे आरकोट की लड़ाई में, ठीक है, आरकोट की लड़ाई में, इसीलिए विलियम पिट ने उनको कहा था कि हेवन बॉन्ड जनरल, ठीक है। तो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, और ये पहला गवर्नर थे कहाँ के? बंगाल के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने देश से निकाल दिया था? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड्स, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया था कि इंडिया से खदेड़ दिया गया था, ठीक है। और ये कब की बात है? तो ये 1689 की बात है, और ये हुआ करता था क्या? कंपनी का गवर्नर हुआ करता था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था? तो ये थे जहांगीर के टाइम में स्थापित हुआ था। देखिए सबसे पहले मसूलीपट्टनम में स्टार्ट किया गया था, कब? 1611 में, बट ये क्या था? टेम्पोररी था। लेकिन परमानेंट से अगर बात करें तो सूरत में स्टार्ट किया गया था 1613 में, और इस टाइम में परमानेंट फैक्ट्री ये थे, और ये किसके टाइम में थे? तो ये जहांगीर के ही टाइम में थे, और इन्हीं के कोर्ट में पहले अंग्रेज भी आए थे। कौन? हॉकिंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता था? तो फराजी विद्रोह जो था वो बेसिकली कहाँ पे? बंगाल के क्षेत्र में स्टार्ट किया गया था, जो वर्तमान बांग्लादेश या ढाका के आसपास के क्षेत्रों में, या फरीदपुर के आसपास बंगाल में बात कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट किया गया था, ये हाजी शरीयत उल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब उसके बाद दद्दू मियाँ इसको लीड किए, और ये कब की? 1819 की बात के आसपास की बात है। तो इसके कौन नेता थे? ये थे दद्दू मियाँ, और स्टार्ट कौन किए थे? हाजी शरीयतुल्लाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था, ये 1784 की बात है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा, और ये किसके सपोर्ट से? वारेन हेस्टिंग के सपोर्ट से। तो उस टाइम में कौन थे गवर्नर जनरल बंगाल के? वारेन हेस्टिंग। और इसी के टाइम में क्या हुए थे? रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, जो 1784 में एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना किया गया था कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो देखिए एंग्लो और नेपाल युद्ध का जो रीजन है वो कब? 1814 से लेके 1816 के टाइम में हुआ था, और ये जो ख़त्म होता है, एंग्लो नेपाल युद्ध जो ख़त्म होता है, एक संधि होता है किसका? सुगौली की संधि 1816 में किया जाता है नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, तब जाके ये एंग्लो नेपाल युद्ध ख़त्म होता है। और उस टाइम में जो हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो किसके टाइम में? लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो देखिए पहला जनगणना जो हुआ था, फर्स्ट सेंसस ड्यूरिंग द लॉर्ड मायो के टाइम में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑफिशियली, तो ऑफिशियली लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था, और ये हुआ था कब? 1872 में, जो कि कह सकते हैं फेल रहा, ये उतने सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम में जब 1882 में किया गया जनगणना, तो ये मतलब ठीक ठाक रहा और ये सक्सेसफुल रहा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो देखिए 1857 में जब युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा अंग्रेज और जोधपुर की सेना को, संयुक्त सेना को हराया था ठाकुर कुशल सिंह। और ये क्या था? उस टाइम में जोधपुर सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जोधपुर जो लड़ाई कर रहे थे 1857 के विद्रोह में, वो अंग्रेज के साथ मिलकर कर रहे थे। तो ये दोनों संयुक्त सेना को ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा हराया गया था, ठीक। चलिए आगे है,
1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, क्यों हुआ ऐसा? तो देखिए ये जो था इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी नहीं था, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता का अभाव था, मतलब और जहाँ भी रिवॉल्ट हो रहा था किसी पार्टिकुलर एरिया में किसी पार्टिकुलर टाइम पे हो रहा, एक साथ नहीं देखने को मिल रहा था रिवॉल्ट, तो इस वजह से फेल हो रहा था। आमतौर पर देसी राजाओं ने अंग्रेज का समर्थन किया, जैसे अभी हम लोग देखें कि जोधपुर क्या हो रहे थे, अंग्रेज के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश सैनिक भारतीय की तुलना में बेहतर सुसज्जित और संगठित थे, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रिटिश सेना जो थे ज़्यादा ट्रेन और वेल ट्रेन कह सकते थे कि वेल ट्रेन सेना थी कंपेयर टू इंडियन सेना के कंपेयर में, तो इसीलिए 1857 का क्रांति जो है विफलता का कारण मेन यही था। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का मेरा ये क्यूज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए थैंक यू।